साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर पोंगल उत्सव में लिया हिस्सा। त्योहार को बताया प्रकृति, परिवार और समाज के बीच सौहार्दपूर्ण संतुलन बनाए रखने का पर्व। भाजपा ने राहुल गांधी को लिया आड़े हाथों, कहा पीएम मोदी तमिल भाषा के प्रति अत्यंत संवेदनशील। कांग्रेस करती है झूठी और ओछी राजनीति। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। सुकमा में 29 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मुख्यधारा में लौटने का फैसला। ईरान में नहीं थम रहा सरकार विरोधी प्रदर्शन। भारतीय नागरिकों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। ईरान छोड़ने की दी सलाह। हेल्पलाइन नंबर किए गए जारी। थाईलैंड में चलती ट्रेन पर कंस्ट्रक्शन क्रेन गिरने से हुआ बड़ा हादसा। 29 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और राजकोट में भारत न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है दूसरा वनडे। शुभमन और राहुल ने जड़े अर्धशतक। भारत का स्कोर 200 रन के पार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पोंगल अब वैश्विक पर्व बन गया है और तमिल संस्कृति देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की साझा विरासत है। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में हिस्सा लिया और कहा कि पिछले साल उन्हें तमिल संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला, जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की साझा विरासत है। वाळगा तमिल, वळगा भारतम। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। उसमें मैं भी एक हूं। इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। आप सभी को पोंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल पर्व को प्रकृति के प्रति प्रेम का त्योहार बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की मिशन लाइफ, अमृत सरोवर, एक पेड़ मां के नाम जैसी योजनाएं इस पर्व की ही मूल भावना को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पोंगल का त्योहार हमें प्रेरित करता है कि प्रकृति के प्रति आभार केवल शब्दों तक सीमित न रहे, उसे हम जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। जब ये धरती हमें इतना कुछ देती है, उसे संजोने का दायित्व भी हमारा है। अगली पीढ़ी के लिए मिट्टी को स्वस्थ रखना, पानी को बचाना और संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे जरूरी है। मिशन लाइफ, एक पेड़ मां के नाम, अमृत सरोवर
जैसे हमारा अभियान इसी भावना को आगे बढ़ाते हैं। हम खेती को अधिक सस्टेनेबल और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में सस्टेनेबल खेती के तरीके, वाटर मैनेजमेंट, मैं तो लगातार कहता रहा हूं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेचुरल फार्मिंग, एग्रीटेक और वैल्यू एडिशन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी क्षेत्रों में हमारे युवा नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मकर संक्रांति के मौके पर अहमदाबाद के नारनपुरा में उत्तरायण पतंग महोत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पतंगबाजी भी की। छत्तीसगढ़ के गोगुंडा में 29 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। ये आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी पूना मार्गेम आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत हुआ। वहीं इलाके में सुरक्षा बलों की सक्रियता और लगातार सर्च ऑपरेशन के चलते माओवादी गतिविधियां सीमित हुईं और कैडर हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। समर्पण करने वाले कैडरों को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि सहित अन्य सुविधाएं दी जाती हैं ताकि वो समाज की मुख्यधारा में शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। वहीं मामले पर एसपी सुकमा किरण चौहान ने बताया कि ये कदम नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटाने और क्षेत्र को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम है। द्वारा जो लगातार कैंप खोले गए, उसके अलावा जो नक्सल अभियान चलाए गए हैं, उसी से प्रभावित होकर ग्राम गोगुंडा में 74 बटालियन द्वारा जो कैंप लगाया गया, उसके बाद जो प्रभाव वहां जनरेट हुआ, उससे दबाव बनकर 29 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। ये जो 29 नक्सली है, ये जो नक्सलियों की जो गांव में जो संगठन रहते हैं, जैसे डीएकेएमएस, मिलिशिया, जीआरडी, बाला संगठन, उसके अलावा डीएकेएमएस, ऐसे जो अनेक अग्र संगठन है, उसके ये सदस्य हैं। भारत में हाथ से सिलकर तैयार हुए पारंपरिक जहाज INSV कौंडिन्य 18 दिन की समुद्री यात्रा पूरी कर ओमान के मस्कट पहुंच गया है। जहाज पर कमांडर विकास श्योराण के नेतृत्व में 16 सदस्यीय क्रू मेंबर सवार थे। कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को गुजरात के पोरबंदर से अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना हुआ था। ये यात्रा भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को जीवंत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कौंडिन्य एक महान भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। उन्हीं के नाम पर जहाज का नाम रखा गया। ये जहाज अजंता की गुफाओं में चित्रित 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक जहाज पर आधारित है। इस अवसर पर भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो ट्रैफिक में 52% की वृद्धि हुई है, जो 1594 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India's maritime sector has undergone a historic transformation. Cargo traffic at major ports have increased by 52%, reaching over 1,594 million metric ton. Cargo moves through inland waterways has registered a remarkable 700% growth, and the number of operational waterways has expanded tenfold from just 3 to 32. The strength of Indian seafarers has doubled, now crossing 3.2 lakhs. In the cruise tourism sector has grown 4 times.
असम में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान जारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि असम पुलिस ने हाल ही में 4 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया और बुधवार रात को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार वापस भेज दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर इन अवैध घुसपैठियों की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि राज्य में सीमा सुरक्षा मजबूत रखने और असम की संस्कृति व आबादी की रक्षा के लिए ऐसे ऑपरेशन नियमित रूप से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे असम की पुशबैक संस्कृति का हिस्सा बताया और कहा कि अवैध घुसपैठियों को वापस भेजकर राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक समारोह के दौरान त्रिनिदाद और टोबैको, ऑस्ट्रिया गणराज्य और अमेरिका के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। इस अवसर पर त्रिनिदाद और टोबैको के उच्चायुक्त चंद्रदत्त सिंह, ऑस्ट्रिया गणराज्य के राजदूत डॉक्टर रॉबर्ट जिशग और अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति को अपने अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में परिचय पत्र सौंपे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के हालिया बयान को आधारहीन और मनगढ़ंत बताते हुए कहा कि उसका तथ्यों और सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तमिल आवाज़ों को दबाने का आरोप लगाया, जबकि पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी ने तमिल भाषा, संस्कृति और सभ्यता की विरासत के प्रति सबसे अधिक सम्मान और संवेदनशीलता दिखाई है। राहुल गांधी जी अपने राजनीतिक पर्यटन पे तमिलनाडु गए थे और वहां उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमिल आवाज को दबाने का काम करते हैं। आप राजनीति से इस हद तक प्रेरित होकर के ऐसी तर्कहीन और बेबुनियाद बयानबाजी करेंगे, इसका जवाब देना अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब तमिल भाषा और तमिल सम्मान और तमिल अस्मिता की संवेदनशीलता भारत के सीमाओं के अंदर ही नहीं, वैश्विक मंचों पे, इवन एट वर्ल्ड प्लेटफॉर्म्स, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, यूनाइटेड नेशंस हो, G20 का मंच हो, हर वैश्विक मंचों पे सम्मान संवेदनशीलता के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिल अस्मिता का प्रतिनिधित्व मजबूती से करने का काम किया है। गुरु प्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर बिहार में जाति के नाम पर उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कभी जाति, कभी क्षेत्र और कभी अस्मिता के नाम पर राजनीतिक तांडव करते रहते हैं, जो उनकी अत्यंत असंवेदनशील सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी जैसे नेता जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है, बिहार में जाते हैं तो बिहार में जाति के नाम पे उन्माद फैलाने का प्रयास करते हैं, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल अस्मिता के नाम पे एक नकारात्मक राजनीति। He is a perfect textbook example and a case study of separatism in Indian politics. खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी।
विकसित भारत जी राम जी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की सुनवाई के नोटिस मिलने में देरी को लेकर भाजपा ने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल के अवैध वोट बैंक को बचाने के लिए ईआरओ और एईआरओ जानबूझकर फॉर्म 7 स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सीएम का एजेंडा साफ है। सीएम चाहती है यही जो लोग गुजर गए उसका नाम भी वोटर लिस्ट में रह जाए, रोहिंग्या की नाम रहे, बांग्लादेशी जमात का नाम रहे, और जो फॉल्स वोट जो वोटर है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। ये सीएम का स्टैंड है। उसका स्टैंड हम जानते हैं, जनता भी जानता है, लेकिन हमारा जो कहना है हम लोग इसी का पास कहेंगे। आईएनएसवी कौंडिन्य ने अपनी पहली विदेशी यात्रा शुरू करके भारत के समुद्री इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है। ये जहाज गुजरात के पोरबंदर से ओमान के मस्कट पहुंचा। अभियान का नेतृत्व कमांडर विकास श्योराण ने किया। कमांडर विकास श्योराण से एक्सक्लूसिव बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। कैप्टन विकास जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, कितना चुनौतीपूर्ण था ये सफर आपके लिहाज से, क्योंकि परंपरागत तरीके से आप सफर कर रहे थे, कोई आधुनिक सामान भी नहीं था, ना इंजन था और ना ही इसमें कोई नेविगेशन। आपने सही बोला, ये इस बोट में इंजन नहीं है। आप जैसे ट्रेडिशनल सेलिंग बोट होती हैं, बाकी बोट होती हैं, उसमें क्या होता है, बैकअप के लिए इंजन होता है। इसमें इंजन नहीं है, बट हमने इस सफ़र पे निकलने से पहले हमने काफ़ी ट्रेनिंग की थी एंड हमें पता था कि कैसे इस बोट को नेविगेट करना है। 3-4 महीने फुल ट्रेनिंग के बाद ही हम इस सफ़र पे निकले हैं एंड हमें हमारी टीम को पूरा भरोसा था कि हम ये सफ़र अच्छी तरह कर पाएंगे। रास्ते की चुनौतियाँ किस तरह की रहीं, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे थे कि कोई ऐसा सपोर्ट भी नहीं था और फिर एक ऐसी नौका के साथ समुद्री सफ़र में निकलना अपने आप में भी बड़ी चुनौती है। देखो, समुंदर में कभी भी आप ना आराम से नहीं बैठ सकते। वहाँ कुछ ना कुछ, या तो हवा नहीं रहेगी तो भी हमें परेशानी है, हवा ज़्यादा आ गई तो भी परेशानी है। तो आपको आपके अनुकूल हवा मिलना मुश्किल रहता है, बट हमने सारी परिस्थितियाँ जो भी थी वो हमने सही से झेली और 17 दिन के बाद हमारा ये सफ़र पूरा हो गया। जब मस्कट पहुँचा जहाज, आज का दिन किस तरीके से देखते हैं, खासतौर से भारत ओमान रिश्तों की अगर हम बात करें? नहीं, आज का दिन बहुत ही हिस्टोरिक ओकेशन है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इंडिया और ओमान के रिलेशन सालों से हैं, बहुत सालों से, मतलब सेंचुरीज से हैं। हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस बोट पे सालों पहले भी, जहाँ इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब से लोग आ रहे हैं और कल्चर और ट्रेड चल रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन टुडेज डे। चलिए, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ विकास जी जो बता रहे थे कि कितना चुनौतीपूर्ण था और ख़ास तौर से ऐसे जहाज में सफ़र करना जिसमें ना इंजन है ना नेविगेशन है, लेकिन उसके बाद भी तय समय में ये सफ़र पूरा हुआ और निश्चित तौर पर भारत और ओमान के रिश्तों में एक नई गहराई इस सफ़र से भी देखने को मिली। कैमरामैन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मस्कट, ओमान। प्रयागराज के संगम तट पर माघ मेला 3 जारी है, जो 15 फरवरी तक चलेगा। मेले को 7 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। भीड़ प्रबंधन और सुगम यातायात को ध्यान में रखते हुए 42 अस्थायी पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। स्वच्छता व्यवस्था के लिए मेला क्षेत्र में 25,000 से अधिक शौचालय, 11,000 डस्टबिन, 10 लाख से ज़्यादा लाइनर बैग, 25 गाड़ियां और 3300 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है। यमुना पार अरेल क्षेत्र में टेंट सिटी भी स्थापित की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां और 20 अस्थायी कंट्रोल सेंटर, वॉच टावर, जल पुलिस थाना और जल पुलिस कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। साथ ही 8 किलोमीटर से अधिक डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। प्रयागराज की कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने बताया कि मुख्य स्नान पर्व की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दोपहर तक करीब 50 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं और कल तक ये संख्या 1 करोड़ के पार जाने की संभावना है। कल मकर संक्रांति का हमारा दूसरा मुख्य स्नान पर्व है। इनके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सड़क, पानी, विद्युत, सुरक्षा,
हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है, जैसे कि कोई भी भारी वाहन जो है इलाहाबाद में प्रवेश ना करें, प्रयागराज में प्रवेश ना करें, तो उसके लिए डाइवर्जन प्लान लागू है। जल पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करी गई है और बैरिकेडिंग के उस तरफ लगातार जल पुलिस वहाँ पर तैनात है। जल पुलिस की 200 से अधिक बोट्स हमारे पास उपलब्ध है, गोताखोर हमारे पास उपलब्ध है। हम लोगों के पास इस बार जल एम्बुलेंस भी है। किसी भी आपात की स्थिति के लिए पूरी रूप से जिला प्रशासन और प्रयागराज तैयार है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 26वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह आगामी 15 जनवरी को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों और विद्यालयों को पुरस्कृत करेंगे। समारोह के दौरान पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़, श्री गंगानगर 2 राजस्थान के छात्रों द्वारा युवा संसद का पुनः प्रदर्शन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 29 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। दिल्ली में नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने लॉन्च किया। इस मौके पर बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में निर्यात की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के 4 बड़े आधार हैं: उपभोग, निजी निवेश, सरकारी निवेश और निर्यात। साथ ही नीति आयोग सीईओ ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 20% योगदान निर्यात का है, इसलिए देश की ग्रोथ के लिए निर्यात बेहद जरूरी है। Exports are one of the key drivers of growth and they are fundamental to our aspirations to become Viksit Bharat. If you look at the drivers of the economy, there are 4 major drivers. You have consumption demand, you have private investment demand, you have government investment demand, and you have export demand. So if the economy is a 4-engined vehicle, one of the wheels is export demand. And therefore, exports are fundamental to growth. And if you look at the Indian economy, roughly about 20% of our GDP is exported, which is a very significant number. CSIR के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान निस्पर ने आज अपना 5वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर विज्ञान, संचार, अनुसंधान और नीति निर्माण में संस्थान की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने विज्ञान को समाज से जोड़ने की दिशा में निस्पार के प्रयासों को रेखांकित किया। स्थापना दिवस समारोह के दौरान भविष्य की प्राथमिकताओं और नवाचार आधारित पहलों पर भी प्रकाश डाला गया। आज 5 साल हो गए निस्पर को फाउंडेशन डे मना रहे हैं। आज एक ऐतिहासिक है क्योंकि हमारे साथ सीईओ ANRF भी हैं, जो इंडिया में पूरा S&T इकोसिस्टम में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गवर्नमेंट ने, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन। तो उनके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, निस्पर जो है, जो साइंस पॉलिसी और साइंस कम्युनिकेशन का फोकस है। और आपने जैसे सुना कि ANRF का भी फोकस है कि इंडिया का R&D इकोसिस्टम है, कैसे हमें ग्लोबल लेवल पे पहुंचा जा सके और निस्पर और ANRF कैसे काम कर सकते हैं इसके लिए। तो आज एक उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुआ। थाईलैंड में हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। हादसे में 65 यात्री घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। हादसा राजधानी बैंकॉक से थाईलैंड के उत्तर पश्चिमी प्रांत जा रही ट्रेन पर तब हुआ जब निर्माणाधीन साइट की एक क्रेन रेलगाड़ी पर गिर गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा बैंकॉक से करीब 230 किलोमीटर दूर सीखियो जिले में हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि आग को नियंत्रित कर लिया गया है और फिलहाल बचाव कार्य जारी है। थाईलैंड के परिवहन मंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।